हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहब आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी पर। और आज के लेक्चर नंबर 9 पर, पिछले क्लास के लेक्चर नंबर 8 पर हम लोगों ने पढ़ा था निरक्षीय स्थिति क्या होती है। निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक की भी स्थापना हम लोगों ने किया था। तो पिछला वीडियो आपको देखना है, तभी आप आगे की वीडियो देखेंगे और आगे की जो लेक्चर है तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। आज के हमारे टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म, ठीक। और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ये तीन छोटे छोटे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। तीनों सेट में पूछते हैं, ठीक। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन और लगभग तीनों व्यंजक सेम बनेगा। तो आज के वीडियो थोड़ा सा लंबाई अधिक हो सकती है, बाकी तीनों के तीनों व्यंजक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको कहीं पे कुछ भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म क्या होती है। देखो, मैं आपको पहले ही बताया हूं, डायग्राम मैं यहां पहले से बना के ले आता हूं, लेकिन इस डायग्राम को मैं पुनः आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो हमारी आज की टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र हम किसे कहते हैं, ध्यान से देखें। ये जो होती है इसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब यहां पे एक समान विद्युत क्षेत्र को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से दर्शाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, हमको एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। तो वैद्युत द्विध्रुव हम कैसे रखेंगे, उसको थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव हम लोग रखेंगे थीटा कोण बनाते हुए। ये रख दिया मैं वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। यहां पे ये कितना कोण बनाएगा, थीटा। विद्युत क्षेत्र के साथ वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम हम लोग जानते हैं ए, और इसको आप दे दीजिए निचले वाले सिरे को बी। ए पर रखा होता है प्लस क्यू आवेश और बी पर रखा होता है माइनस क्यू आवेश, ठीक। अब हमको मालूम है किसी भी आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र है वो बल लगाता है। जैसे विद्युत क्षेत्र जो ई होता है, विद्युत क्षेत्र जो ई होता है ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक। ये सभी लाइनें एक समान विद्युत क्षेत्र हैं। जो विद्युत क्षेत्र ई होता है वो प्लस आवेश पर, जैसे इनकी दिशा कुछ इस प्रकार से है, तो प्लस आवेश पर वो अपनी दिशा में बल लगाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र ई धन आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है और ऋण आवेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। ऋण उनके ओर आता है, मान के चलिए ये इस दिशा में है तो ये क्या करेगा, इनकी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है एक समान वैद्युत द्विध्रुव के प्लस आवेश पर एक बल लगाएगा। क्या करेगा, एक बल लगाएगा। और बल का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र से, Q इंटू ई, ये होता है सूत्र बल का, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र एक बल आरोपित करेगा, उस बल का मान कितना हो जाएगा, Q और ये E, क्या हो जाएगा, Q E, ठीक। अपनी दिशा में लगाएगा। अब माइनस क्यू यहां पे है, माइनस क्यू आवेश आपका यहां पे है और विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे सामने है, तो माइनस क्यू आवेश पर क्या करेगा, वो अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। अर्थात इस ओर ऐसे बल लगेगा Q इंटू ई। जितने परिमाण का बल वो प्लस क्यू आवेश पर आरोपित करता है उतने ही परिमाण के बल माइनस क्यू आवेश पर भी वो आरोपित करेगा। इस प्रकार दोनों सिरे पर, मतलब द्विध्रुव के दोनों सिरे पर समान परिमाण के बल आरोपित करता है कौन, विद्युत क्षेत्र, ठीक। अब ध्यान से देखें, जैसे ये आपकी कोई विद्युत द्विध्रुव है, इस पर इधर से कोई बल लगा रहा है और इस पर इधर से कोई बल लगा रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा। देखो ये ऐसे है, आप इधर से खींचोगे और इधर से खींचोगे तो ये क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा।
और क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा। चूंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, परिमाण में बराबर है, साथ ही साथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। और जैसे ही बल युग्म का निर्माण होगा, द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा। द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा और उस बल युग्म को ही हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का मतलब होता है किसी भी द्विध्रुव को घुमाना। ठीक, अब ये देखिए पूरी तरह से आपको डायग्राम समझ आ गया होगा, यही चीजें वहां पे हैं। द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है? 2a। इसको आप ऐसे मिला देंगे तो AB और इस पॉइंट को आप दे दीजिए नाम C। क्या नाम दे दीजिए? C। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनका वर्णन पढ़ता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से देखें। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम बनाएंगे आप और ये थोड़ा सा उसके बारे में लिखेंगे। देखिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, पहले ही बताया AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी होती है? 2a। द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या होती है? 2a। वैद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र E के कारण प्लस Q आवेश पर एक बल लगेगा, Q इंटू E, क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र मतलब ये विद्युत क्षेत्र है तो इसी दिशा में बल लगेगा, Q इंटू E। ठीक है, और माइनस Q आवेश पर उतना ही बल लगेगा, QE, विपरीत दिशा में। ये क्षेत्र है तो माइनस Q आवेश पर बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में। चूंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं तथा विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक, दोनों बल परिमाण में बराबर है और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करेंगी जो द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बोलिए, डायग्राम के साथ साथ इसका जो वर्णन है वो अच्छे से समझ आया क्या आपको? यदि समझ आया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके व्यंजक की स्थापना हम यहां पे करते हैं। ये डायग्राम मिटा दूं मैं? चलिए, समझ तो आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। व्यंजक हम प्रारंभ करेंगे यहां से। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण, इसका सूत्र होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, ये होता है प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र। इसको हम दर्शाते हैं टाउ से, इसे टाउ कहेंगे। क्या कहेंगे? टाउ। एक बल, कोई भी एक बल ले लो आप। ठीक, चाहे आप इस माइनस Q आवेश पर लगने वाले बल QE ले सकते हो, चाहे प्लस Q आवेश पर लगने वाले बल QE ले सकते हो। एक बल, कोई भी एक बल, तो ये हो जाएगा Q इंटू E। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए, एक बल है आपका QE और दूसरा बल है ये QE, तो इसके बीच की लंबवत दूरी, एक इधर है और एक इधर है मेरी ओर, तो उसके बीच की लंबवत दूरी क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो बीच की लंबवत दूरी हो जाएगा इसका AC। क्या होगा? AC। तो ये हो जाएगा बीच की लंबवत दूरी AC और इसे हम देंगे समीकरण 1। अब डायग्राम की सहायता से हम AC का वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखें, यहीं पे मैं निकाल देता हूं। ये हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा बड़े रूप में देखें तो इस प्रकार से। यहां पे है AC और ये B, ये द्विध्रुव है जिसकी प्रभावी लंबाई कितनी है? 2a है।
यहाँ पे कोण बन रहा है, तो ये भुजा होगा लंब और ये होगा आधार और 2a हो जाएगा आपका कर्ण। त्रिभुज ABC में हमको AC का मान चाहिए और कर्ण हमें मालूम है। AC को हम कहते हैं लंब और कर्ण का मान है 2a। तो लंब और कर्ण त्रिकोणमिति में कौन से अनुपात में आते हैं? तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम साइन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, नया पेज में ले लो। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब मतलब AC, कर्ण मतलब आपका 2a। ठीक, इसको मिटाता हूं मैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग न्यू पेज में। लंब है आपका AC, ध्यान रखेंगे, नया पेज ले रहा हूं मैं, और कर्ण है आपका A और B। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब, लंब क्या बताया था मैं आपको? लंब बताया था AC और कर्ण क्या बताया था? AB। ठीक, लंब है आपका AC और कर्ण है आपका A और B। तो साइन थीटा AC सेम रहेगा और AB क्या है आपका? प्रभावी लंबाई है। AB क्या है? प्रभावी लंबाई है। देखो ये AB वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है? 2a। कितनी है? 2a। ये 2a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2a। 2a को आप तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा 2a और साइन थीटा और ये होगा AC। तो AC का मान आया 2a साइन थीटा। इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पे AC की जगह क्या रखेंगे? 2a साइन थीटा, तो टाउ बराबर होगा QE और 2a साइन थीटा। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू QE और 2a साइन थीटा। ठीक, चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2a। ये सूत्र आपको मालूम है, तभी बोलता हूं कि पिछला वीडियो आप जरूर देखें। ठीक, तो Q और यहां पे है 2a, तो Q इंटू 2a, E को छोड़ेंगे तो बनेगा Q इंटू 2a जिसका मान होता है P। तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा Q और 2a की जगह हम लोग क्या रखेंगे? P, और बगल में कौन है? E, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो निकल के आया हमारा सूत्र टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ध्यान से देखो, Q और 2a का वैल्यू हमने क्या रखा? P, तो ये P और ये E का E और ये साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू सूत्र होता है PE साइन थीटा, जिसे वैद्युत द्विध्रुव प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र ही कहेंगे हम। इसको हम सदिश रूप में लिखें। सदिश रूप में, सदिश रूप में तो वेक्टर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू, यहां पे देखो साइन थीटा, जब साइन थीटा को हटाते हैं ना तो ये क्रॉस गुणा लगता है, और कॉस थीटा को हटाते हैं तो डॉट गुणा लगता है। ध्यान रखेंगे आप, साइन थीटा जब हटेगा तो क्रॉस गुणा, और कॉस थीटा जब हटता है तो डॉट गुणा। डॉट का मतलब होता है अदिश और क्रॉस का मतलब होता है सदिश। ठीक, तो यहाँ पे साइन थीटा हट जाएगा तो हो जाएगा P क्रॉस E। ये गुणा नहीं ना, इसको क्रॉस ही पढ़ते हैं हम लोग, ये ऐसे हो जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, चलिए ऊपर वाले को मैं देता हूं समीकरण 2
अब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ विशेष स्थिति देखेंगे। विशेष स्थिति का मतलब है कोण देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या क्या कोण बना सकते हैं। तो एक तो बनेगा, देखिए ऐसे रहेगा मान के चलो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0। यदि वो ऐसे चला जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 90। पुनः ऐसे जाने के बाद ऐसे घूम के वापस आ जाता है तो हो जाएगा 180। तो तीन स्थिति यहाँ पे प्राप्त हमको हो सकती है। तो तीनों स्थिति पर हम देखते हैं कि ये क्या होता है। विशेष स्थिति, ठीक, यदि पहला, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो समीकरण 2 से, थीटा बराबर 0 रखेंगे हम समीकरण 2 में, तो टाउ इज इक्वल टू आपको मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू पीई और साइन 0 अंश। हम जानते हैं साइन 0 अंश का वैल्यू क्या होता है, बताइए। साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण आ जाएगा, टाउ का वैल्यू 0। ये 0 मतलब हम कहेंगे द्विध्रुव स्थायी संतुलन में है। संतुलन मतलब वो अपनी जगह में फिक्स है। थीटा बराबर 0 का मतलब है, थीटा बराबर 0 का मतलब है कि ये जो द्विध्रुव है वो ऐसे है, क्षेत्र के समांतर है, और क्षेत्र के समांतर है तो वह अधिक स्थायी है, स्थायी संतुलन कहेंगे हम उसको, ठीक। तो यहाँ पे द्विध्रुव क्या है आपका, स्थायी संतुलन में है, स्थायी संतुलन में है, ठीक। देख लीजिए एक बार अच्छे से आप, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसका देखते हैं हम लोग, सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण 2 से, थीटा बराबर हम लोग रखेंगे 90, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू होगा पीई और साइन 90। साइन 90 का वैल्यू बताइए आप मुझे। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे साइन 90 हट जाएगा तो वहां पे आएगा 1, तो सिर्फ बचेंगे यहाँ पे पी और ई। इस कंडीशन में द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक। क्या होता है, इस पर द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम, ठीक। थर्ड कंडीशन, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 अंश हो, 180 अंश हो तो समीकरण 2 में थीटा बराबर हम लोग रखेंगे 180 अंश, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पीई और साइन 180। साइन 180 का मान बताओ आप मुझे। इसका भी मान होता है 0। क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 0, क्योंकि 0 से आप पीई को गुणा करोगे तो वो भी 0 होगा, और इसको हम कहेंगे अस्थायी संतुलन। द्विध्रुव 180 अंश का जब कोण बना के ऐसे रहता है तो ऐसे घूम के फिर से समांतर आ जाता है, तब वहां पे वो अस्थायी संतुलित रहता है, तो इसे हम कहेंगे अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन में है द्विध्रुव, जो द्विध्रुव है वो अस्थायी संतुलित है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसकी 3 स्थितियां देखते हैं। मेन सूत्र है आपका टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, जिसे हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। चलिए आगे बढ़े, ये व्यंजक यहीं तक कंप्लीट होते हैं। अगला व्यंजक है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब ध्यान से देखना, यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से ऐसे घूमेगा ये, तो घुमाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा, तो हम उसी कार्य का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
बना हुआ है डायग्राम आपका, एक समान विद्युत क्षेत्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, ऐसे दिखाते हैं ना हम इसको, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे। ये वाली लाइन जो सब एक समान विद्युत क्षेत्र है। पहले आपका द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर था, ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक, क्या था पहले, क्षेत्र के समांतर था। उसके बाद हम उसको क्या किए, ऐसे घुमाना स्टार्ट किए। तो घुमाना स्टार्ट किए तो ये कुछ प्रकार से इस दिशा में घूमेगा और यहां पे आ जाता है और क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा। विद्युत क्षेत्र ई के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, थीटा। सबसे पहले वो क्षेत्र के समांतर था, उसके बाद हमने उस पर बल लगाया तो कुछ इस प्रकार से वो घूम के ऐसे आ गया, तब क्षेत्र के साथ क्या हुआ, वो थीटा कोण बनाया, ठीक। घूमा है तो प्रत्यनयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक इसमें लगेगा। चलिए देखते हैं थोड़ा सा वर्णन क्या लिखा है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसकी प्रभावी लंबाई 2 है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होता है। सबसे पहले द्विध्रुव आपका कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से, तो हम कहेंगे द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो इस स्थिति में वह साम्य अवस्था में है। साम्य का मतलब स्थायी है अपनी जगह में। फिर तो उसे घुमाने में कार्य करना पड़ता है, तब द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा होता है। जैसे ही हम इस द्विध्रुव को घुमाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, तो हमको कार्य करना पड़ेगा, तब यह द्विध्रुव क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा रहता है, ठीक। चलिए इसके व्यंजक की स्टार्ट करते हैं, ये मिटा देता हूं मैं। किए गए कार्य, ध्यान रखेंगे इसका व्यंजक प्रारंभ होता है आपका प्रत्यनयन बल युग्म के आघूर्ण से। प्रत्यनयन बल युग्म का आघूर्ण, तो क्या है सूत्र, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, ठीक। यहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब आगे देखिए, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। अब इसको हमें यहां तक ऐसे घुमाना है, तो बताइए आप मुझे, ये वैद्युत द्विध्रुव एक बार में ऐसे चले जाएगा क्या, एक बार में सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा क्या, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको धीरे धीरे घूमना पड़ता है। ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है, यहां से फिर वो ऐसे हुआ होगा, उसके बाद ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर लास्ट में पहुंचा यहां पे। तो छोटे छोटे हिस्से में वो घूमते हुए आता है। आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो एक बार में से एक कदम उठाते हैं और डायरेक्ट स्कूल पहुंच जाते हैं क्या, बताइए, बिल्कुल भी नहीं जाते। आपको कदम बाय कदम जाना पड़ता है ना, आप पैर रखते हैं तो बार बार आपको चलना पड़ता है, तो वहां पे आप धीरे धीरे वहां तक पहुंचते हैं। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये भी पहले क्षेत्र के समांतर था, उसके बाद धीरे धीरे घूमते हुए ऐसे आया। जब धीरे धीरे घूमेगा तो एक छोटा सा कोण बनाएगा, जिसे हम कहते हैं डी थीटा, अल्प कोण कहेंगे हम। फिर यहां से ये घूमेगा तो फिर एक छोटा कोण बनाएगा डी थीटा, फिर छोटा कोण बनाएगा डी थीटा, फिर छोटा कोण बनाएगा डी थीटा। तो सबसे पहले हम इसको अल्प कोण से घुमाते हैं। अल्प कोण मतलब इसको देखते हैं, सिर्फ इसको, ये यहां तक घूमा है ऐसे, ये, ठीक। तो द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक, डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। एक मिनट, किया गया, ऐसे नीचे लिख लेता हूं मैं, किया गया अल्प कार्य लिख लेते हैं, अल्प कार्य, क्योंकि छोटा सा कोण बनाएगा तो कार्य भी कम होगा, तो अल्प कार्य लिखेंगे। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अल्प कार्य, तो हम छोटे कार्य को हम दर्शाएंगे डी डब्ल्यू से, बराबर बल, कौन सा बल लगता है, प्रत्यनयन बल लगता है, तो ये हो जाएगा
टाउ गुणा विस्थापन, कितना विस्थापित हो रहा है, पहले द्विध्रुव ऐसे था तो यहां से फिर ऐसे आया तो कितना घुमा वो डी थीटा, तो विस्थापित कितना हुआ है डी थीटा, तो हो जाएगा डी थीटा। टाउ का मान आप वहां से रखो ऊपर से, समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर, ठीक, तो डी डब्ल्यू हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा और डी थीटा। ये तो हुआ द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। लेकिन हमको द्विध्रुव को संपूर्ण कोण से घुमाना है, पूरी तरह से थीटा कोण से घुमाना है। ये कैसे घूमेगा, पूरे थीटा कोण से ऐसे घूमेगा, थीटा कोण से। तो जब थीटा कोण से घूमेगा तो छोटे छोटे डी थीटा होते हुए जाएगा वो, ऐसे 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 ऐसे, तो ये आपका डी थीटा, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये डी थीटा, और छोटे छोटे खंडों को, छोटे छोटे डी थीटा को जोड़ने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही हम इसका समाकलन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये संपूर्ण रूप से थीटा तक घूम गया है। घूमना प्रारंभ कहां से किया है, साम्य अवस्था से, तो थीटा बराबर क्या था 0 अंश, क्या था 0 अंश। पहुंचा कहां पे वो, थीटा बराबर यहां पे, टोटल कोण कितना बनाया है ये थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा थीटा, तो द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 अंश से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य, संपूर्ण कार्य को हम दर्शाते हैं समाकलन के चिन्ह से। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखने के बाद जब आपको ज्यादा अच्छे से और समझ आएगा, यहां लिखूं मैं द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 अंश से थीटा बराबर थीटा, थीटा बराबर थीटा मतलब ये था तो थीटा बराबर 0, यहां पहुंचा तो थीटा बराबर थीटा। ठीक, तो थीटा बराबर 0 अंश से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, तो इधर समाकलन लगेगा। देखो संपूर्ण कार्य तो डी लगता है तो वो अल्प कार्य है, अब ये पूरी तरह से कार्य हो जाएगा, कंप्लीट कार्य हो जाएगा, तो डी को हम यहां से हटा देंगे, तो इधर लगेगा डब्ल्यू और इधर पी ई साइन थीटा सेम रहेगा, अर्थात कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू, और समाकलन 0 से कहां तक घूमेगा वो थीटा तक, 0 अंश में था तो 0 से कहां पहुंचा वो थीटा में, और यहां पे था पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा, तो डब्ल्यू का मान निकल के आ जाएगा, पीई को बाहर निकाल दो आप, समाकलन के अंदर बचेगा 0 से थीटा का लिमिट है साइन थीटा डी थीटा, ये तो ये निकल के आ जाएगा पीई। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। ये जो लिमिट है वो इधर आ जाते हैं राइट साइड में। ठीक, यहां आप लिख लेना, चूंकि साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन करें तो ये होता है माइनस का कॉस थीटा, क्या होता है माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, लिमिट का प्रयोग हम कैसे करते हैं आपको मालूम है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले ये माइनस बाहर निकालता हूं मैं, तो माइनस पीई और ब्रैकेट अंदर बचेगा कॉस थीटा, लिमिट है 0 से थीटा, तो डब्ल्यू का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस पीई, कॉस थीटा के साथ अपर लिमिट आएगा, तो अपर लिमिट मतलब थीटा के जगह थीटा, लोअर लिमिट आएगा थीटा के जगह 0। ठीक, अपर लिमिट थीटा के जगह थीटा ऊपर वाला आएगा, यहाँ पे ये थीटा यहाँ पे आएगा ऐसे थीटा के जगह। ठीक, और सेकंड बार में ये 0 आएगा थीटा के जगह, तो अपर लिमिट बोलेंगे तो थीटा के जगह थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा के जगह हो जाएगा 0। ठीक, तो W इज इक्वल टू होगा माइनस पीई, कॉस थीटा सेम रहेगा। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है बताइए आप मुझे, क्लास 10th से आए हैं तो क्लास 0 अंश का मान होता है 1। छोटी छोटी आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि पूरी फिजिक्स से पढ़ेंगे तो ऐसा त्रिकोणमिति टेबल हमको बीच बीच में काम आते रहेगा।
तो एक बार त्रिकोणमितीय टेबल आप देख लीजिएगा। cos 0 अंश का मान होता है 1 और यही व्यंजक जो है, अच्छा ये माइनस को फिर से अंदर गुणा कर दो, तो W इज इक्वल टू होगा माइनस, जैसे ही अंदर जाएगा तो -1 बनेगा प्लस, और cos प्लस में है तो वो बनेगा माइनस, तो ये हो जाएगा PE, और 1 के सामने माइनस है तो वो बनेगा प्लस, और cos के सामने प्लस है तो वो बनेगा माइनस, तो 1 माइनस cos थीटा कुछ ऐसे हो जाएगा, और यही घुमाने में किए गए कार्य का अभिष्ट व्यंजक है। यही घुमाने में किए गए कार्य का अभिष्ट व्यंजक है। एक बार आप ध्यान से देख ले, उसके बाद हम नया टॉपिक लेते हैं। PE इज इक्वल W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो ये है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक मिनट, ये है एक समान विद्युत क्षेत्र E। इस पर स्थितिज ऊर्जा की गणना हमें करनी है। तो वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से, मानक स्थिति का मतलब होता है 90 अंश का कोण। इस बार वैद्युत द्विध्रुव हमारा कुछ इस प्रकार से है, और ये इस प्रकार से है, मतलब वो थीटा बराबर 90 अंश का कोण बना के रखा है। थीटा बराबर क्या बना के रखा है? 90 अंश का कोण। अब इस द्विध्रुव को हम ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, तो 90 अंश के कोण से हम उसको ऐसे लेके आते हैं। तो जब द्विध्रुव इस प्रकार से आता है तो क्षेत्र के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? थीटा। तो पहले कितना था वो? 90 डिग्री में। थीटा बराबर कितना था? π/2। π/2 जो रेडियन में माप होती है, इसका मान होता है 90 अंश ही होता है। ठीक, तो π/2 से वो कहां तक आएगा? थीटा तक। तो इसको ही हम कहते हैं द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति से, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, ये इसकी वर्तमान स्थिति है, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वह कहलाता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, या द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक, ये परिभाषा लिखेंगे, आसान है, कुछ नहीं। मानक स्थिति, मानक मतलब π/2, π/2 का मतलब 90 अंश। π/2 जो होती है वो रेडियन में माप होती है, और 90 जो होती है वो अंश में होती है। π/2 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य को ही हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलिए व्यंजक यहीं पे स्थापना कर लेते हैं इसका। सबसे पहले इसमें भी हम वही चीजें लिखेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर बताइए PE साइन थीटा। समीकरण 1 चलिए दे देते हैं, ये समीकरण 1 प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हो गया। उसके बाद द्विध्रुव को पहले हम क्या करेंगे? अल्पकोण से घुमाएंगे, क्योंकि द्विध्रुव जब घूमेगा, यहां से ये सीधा द्विध्रुव है, तो बताइए एक बार में ऐसे आ जाएगा क्या? वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो छोटे छोटे कोण बनाते हुए ऐसे आते हैं, ऐसे घूमेगा, ऐसे, तो डी थीटा, छोटे छोटे अल्प कोण जिसे हम डी थीटा से दर्शाते हैं। तो अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया अल्प कार्य का सूत्र बल गुणा विस्थापन। ठीक, अल्प कार्य को हम कैसे दर्शाते हैं? DW से। कैसे दर्शाते हैं? DW से। बल कौन लगाएगा? बल उस पर टाउ। विस्थापन कितना होता है? डी थीटा।
ठीक है। अब समीकरण 1 से टाउ का मान यहां रखें, सेम वैसा ही बनेगा, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक, अब द्विध्रुव को हम कैसे करेंगे? मानक स्थिति, मानक मतलब π/2, मानक से कहां आएगा वो? थीटा। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को थीटा बराबर π/2 मतलब 90 अंश, π/2 से थीटा बराबर थीटा, यही इसकी वर्तमान स्थिति है। π/2 से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, तक घुमाने में किया गया कार्य। अब ध्यान से देखिए, संपूर्ण कार्य हो जाएगा, छोटे छोटे डी थीटा जो है ऐसे था, ऐसे 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 ऐसे, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये डी थीटा, ये डी थीटा, छोटे छोटे डी थीटा को जब हम जोड़ते हैं तो समाकलन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समाकलन छोटे छोटे खंडों का योग कहलाता है। ठीक, एक सिग्मा का भी प्रयोग करते हैं, वो भी बीजगणितीय योग कहलाता है। और यहाँ पे संपूर्ण कार्य, तो डी लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा W इज इक्वल टू, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह कहां से कहां तक घूम रहा है बताइए इस बार? ये था मानक स्थिति, मानक मतलब π/2, तो नीचे की लिमिट आ जाएगा इसका π/2 से कहां तक गया है? थीटा बराबर थीटा तक। और ये मान पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, पीई को बाहर निकालेंगे, नया पेज ले लेते हैं। तो W इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, पीई बाहर निकलेगा, समाकलन π/2 से थीटा, और यहाँ पे था क्या? साइन थीटा और डी थीटा। पिछले व्यंजक में आपको समाकलन साइन थीटा का वैल्यू पता है, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगा π/2 लोअर लिमिट और थीटा जो है वो अपर लिमिट है। तो फिर पीई, फिर से माइनस को आप कॉमन निकले लीजिए, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा π/2 और अपर लिमिट है इनका थीटा। लिमिट का प्रयोग करना है, लिमिट का सूत्र क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब थीटा के जगह एक बार ये आएगा और थीटा के जगह आएगा π/2। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पी ई, अपर लिमिट मतलब थीटा की जगह थीटा, माइनस लोअर लिमिट थीटा की जगह π/2। ठीक, तो माइनस पी ई और ये कॉस थीटा, कॉस π/2, कॉस π/2 का वैल्यू क्या होता है? कॉस π/2 मतलब 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है? 0। तो यहां पे हम लिखेंगे 0, ये अंदर गुणा कर दो, तो W इज इक्वल टू होगा माइनस पीई और कॉस थीटा। ठीक है, अब हम जानते हैं परिभाषा से कि द्विध्रुव को मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। समझ आया? स्थितिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं U से। किससे दर्शाते हैं? U से। तो परिभाषा से हम कह सकते हैं, परिभाषा से ठीक, W क्या हो जाएगा? ये कार्य ही कहला जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा अर्थात U, तो माइनस पीई और ये कॉस थीटा, ये व्यंजक इसके लिए निकल के आता है माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक, क्योंकि कार्य ही क्या हो जाता है वहां पे? कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, इसमें भी छोटे छोटे हम 3 कंडीशन लगा सकते हैं, वही 0 और आपका 90 और एक होता है आपका क्या बोलते हैं 180 विशेष स्थिति।
विशेष स्थिति। पहला, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो, थीटा बराबर 0 अंश हो तो इसे आप दे दीजिए समीकरण। कोई समीकरण नहीं दिया है क्या अभी तक? हाँ, समीकरण नहीं दिया है। चलिए, देने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे थीटा की जगह आप 0 रखेंगे, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे थीटा की जगह 0, तो ये हो जाएगा u बराबर माइनस पी ई और कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? कॉस 0 अंश का मान होता है 1। क्या होता है? 1। 1 का गुणा आप पी ई से करोगे तो पी ई ही आएगा। कॉस 0 अंश का मान होता है 1। ठीक, तो इस स्थिति में हम इसको कहेंगे, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या है? न्यूनतम है। न्यूनतम क्यों है? क्योंकि ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जब 0 अंश का कोण होता है तो न्यूनतम होती है। दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो थीटा की जगह आप क्या रखोगे? 90 अंश। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई और कॉस 90। तो कॉस 90 का मान होता है 0। क्या होता है? 0। ये देखो 0 होता है। तीसरा कंडीशन, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो, थीटा बराबर यदि हम यहाँ पे 180 अंश रखते हैं तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी ई और कॉस 180। कॉस 180 अंश का मान क्या होता है बताओ आप मुझे? कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1। क्या होता है? माइनस का 1। तो u इज इक्वल टू मिलेगा माइनस पी ई और कॉस 180 का वैल्यू -1। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो यहाँ पे आएगा धनात्मक, और धनात्मक आया तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा को हम कहेंगे अधिकतम। अधिकतम ये। ठीक, ऋणात्मक में क्या होता है आपका? न्यूनतम होता है। धनात्मक में क्या हो जाएगा आपका? अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यंजक कंप्लीट होता है। यदि एग्जाम में पूछे तो यहां तक आप बनाओगे, आपके पास समय रहा तो इसकी विशेष स्थिति आप बता सकते हैं। तो ये तीनों व्यंजक आपको अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट आप करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।